हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्डर्स एकेडमी। मैं हूं कृतिकन, योर फैकल्टी ऑफ ज़ूलॉजी। रिवीजन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के लास्ट पार्ट पे, विच इज पार्ट 3। मैंने आपको बोला था कि ये चैप्टर 3 पार्ट्स में चलेगा, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट ब्लड वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, ब्लड वेसल्स पढ़ा था। सेकेंड पार्ट जिसमें हमने पढ़ा है हार्ट के बारे में, हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट का फंक्शन विच इज कार्डियक साइकिल, ईसीजी, इन सब चीजों के बारे में। आज वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें क्या क्या चीजें हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के हैं और उनके फीचर्स क्या हैं और एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ये पढ़ेंगे। फिर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डबल सर्कुलेशन इन डिटेल। पर कुछ ऑर्गेनिज्म में डबल सर्कुलेशन नहीं होता, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि भैया सिंगल सर्कुलेशन का क्या मतलब है। फिर हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है उसके बीटिंग को, उसके फंक्शनिंग को रेगुलेट कैसे किया जाता है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लास्टली कार्डियक डिसऑर्डर्स, हार्ट के डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है क्या बच्चा? चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है। ठीक, आपने सुना होगा नाम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि जो एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स आप पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि सबके पास ऑर्गेन सिस्टम हो। पता है ना आपको, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है सेल्यूलर लेवल, ऑर्गेन टिश्यू लेवल, ऑर्गेन लेवल, फिर आता है ऑर्गेन सिस्टम लेवल। तो वो ऑर्गेनिजम्स, वो फाइलम्स जिनमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसमें कोई भी सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, तो नहीं होगा। तो वहां तो ओपन और क्लोज की बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो जिसमें होगा उसमें दो तरीके से होने की संभावना है, या तो होगा ओपन या तो होगा क्लोज्ड। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम है तो आपका फ्लूइड, ब्लड वेसल एंड पंपिंग स्ट्रक्चर तो होगा ही, विच इज हार्ट। तो आपको पता है कि ऑर्गन से, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वेन के जरिए जाता है हार्ट को, और हार्ट इसको भेज देती है कहां पर? रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के पास। और वो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लंग्स हो सकता है, वो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर स्किन भी हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं ना फ्रॉग में स्किन भी तो होता है। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल लंग के पास भेज दिया, और लंग में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया है? ऑक्सीजनेट। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से वापस कहां आएगा बच्चा? हार्ट में। और हार्ट उसको वापस से पंप करेगी कहां पर? ऑर्गन के पास। तो देख सकते हैं आप यहां पर कि हार्ट को गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब हार्ट ने उसको भेजा होगा लंग के पास या फिर कोई रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के पास, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट के पास आया, और हार्ट ने उसको पंप कर दिया है ऑर्गन के पास। यहां पे क्या हो सकता है हमारा? मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल, यहां पे होगा हमारा ऑर्गन या टिश्यू। ठीक, तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि जब ब्लड आ रहा है तो आर्टरी के जरिए आ रहा है, और आर्टरी की ब्रांचेस निकली, पर क्या आगे ब्लड कैपिलरीज के अंदर फ्लो कर पाया? नहीं। ब्लड जाके गिर गया है एक खाली स्पेस में, उस खाली स्पेस में ही क्या लोकेटेड होगा? आपका ऑर्गन या बॉडी टिश्यूज। मतलब आपके बॉडी टिश्यूज आर एक्चुअली बेदिंग इन दैट फ्लूइड। तो हम बोलेंगे इसी खाली स्पेस को जिसमें ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट हैं और ये ब्लड जाके उसी खाली स्पेस में गिर रहा है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज अ साइनस। ठीक, ये जो साइनस है, साइनस में ही आपके क्या है? अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग टिश्यूज हैं, और यहां जाके जब ब्लड गिरा तो जाके चीजों का, न्यूट्रिएंट का, गैसेस का एक्सचेंज होगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहां चला जाएगा? आपके इन ओपन एंडेड, दिख रहा है क्या आपको? यहां पर इन ब्लड वेसल्स के जरिए होता हुआ वापस कहां पहुंच जाएगा? हार्ट में। मतलब जो आपका ब्लड है वो एक क्लोज्ड ब्लड वेसल के नेटवर्क में फ्लो नहीं कर रहा है। एक वक्त ऐसा आया है जब ब्लड एक खाली स्पेस में जाके गिर गया है, और उस खाली स्पेस को आपने क्या बोला? साइनस। ठीक है क्या बच्चा? तो हम बोलेंगे कि जहां भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वहां पर
कैपिलरी नेटवर्क नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ना आर्टरी से आर्टेरियोल बनता था और आर्टेरियोल से ब्रांचेस निकलती जिसको बोलते थे कैपिलरी, और कैपिलरी ही वापस से मिलके क्या बनाती थी, वेन्योल, और वेन्योल से मिलके मर्ज होके बनता था वेन। तो यहां कैपिलरी नेटवर्क नहीं है, मतलब एक क्लोज्ड ट्यूबुलर नेटवर्क में ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है। एक वक्त ऐसा आया है जब ब्लड कहीं खाली जगह पे जाकर गिर गया है, इसलिए हमने इस सिस्टम को बोला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या बोलेंगे, साइनस होगा या नहीं होगा, तो साइनस वुड बी प्रेजेंट। साइनस का मतलब क्या होता है, साइनस का मतलब होता है ओपन स्पेस। जब मैं आपको कॉकरोच पढ़ाऊंगी ना बच्चा, तो कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम भी आप पढ़ेंगे, और वहां पर जो कैविटी है, बॉडी की कैविटी जिसमें ये फ्लूइड आके गिरता है, उस खाली कैविटी को बोलते हैं हीमोसील। और इस हीमोसील में ही अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, और उस कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं साइनस। ठीक है क्या? तो अगर आप हीमोसील भी अगर सुने तो आप दिमाग में रखिएगा कि हीमोसील मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की ही बात हो रही है। तो हम हीमोसील भी क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी को, किसमें, इंसेक्ट्स वगैरह में। ठीक है क्या? दूसरी प्रॉपर्टी कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं, बताइए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने कैपिलरी बनाई क्या, नहीं, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरी प्रेजेंट नहीं होगा। पर ठीक इसी का उल्टा जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसा कि ह्यूमन में होता है, हमने पढ़ा भी था कि आर्टरी से ब्लड आता है, आर्टरी ब्रांच ऑफ होकर आर्टेरियोल बना देती है, आर्टेरियोल से ब्रांच निकलती है कैपिलरी की, और कैपिलरी से होता हुआ फिर वो ब्लड वेन्योल में, और वेन्योल से वीन में पहुंचता है। मतलब कहीं भी आप ब्लड को किसी खाली जगह में गिरते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो अलग बात है कि ब्लड का कुछ हिस्सा लीक कर जाता है, पर क्या ब्लड खुद ब खुद जाके किसी खाली स्पेस में पूरा का पूरा ब्लड गिर रहा है, नहीं। और अगर नहीं गिर रहा है मतलब ब्लड एक क्लोज्ड नेटवर्क में फ्लो कर रहा है, और इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम को आप क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां पर आपको साइनस देखने को नहीं मिलेगा, है ना, पर यहां पे क्या देखने को मिलेगा, ब्लड कैपिलरी। तो ठीक इसी का उल्टा है ना, यहां पर साइनस एब्सेंट है पर ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होगा। तो साइनस यहां पर क्या है, एब्सेंट, और ब्लड कैपिलरी क्या होगा, प्रेजेंट। क्लियर? याद रखना है आपको कि सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत होती है एनेलिडा से, है ना। आप फाइलम्स जब पढ़ते हैं ना बच्चा, तो आप एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं कि नहीं, है ना। सबसे पहले, है ना, 11 फाइलम्स के नाम ले रही हूं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस। ठीक, उसके बाद आप पढ़ना चालू करते हैं एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक, याद रखिएगा एनेलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत हुई है, तो इसके पहले के एग्जांपल्स तो आपके दिमाग में रखने ही नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि किसमें क्लोज्ड किसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये याद अगर आपको रखना है, तो उसके लिए ट्रिक है कि जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पाया जाता है ACC में। किसमें पाया जाता है, ACC सीमेंट आता है ना बच्चा, तो ACC में पाया जाता है। ACC का मतलब, A का मतलब होगा एनेलिडा। ठीक, एनेलिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, पर एक एक्सेप्शन है जो कि जब मैं आपको एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी तो पढ़ाऊंगी कि वहां लीच में क्लोज नहीं होता, लीच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। ठीक, लीच, जोंक जिसको बोलते हैं, लीच के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था ना बच्चा, जब हमने हीरोडिन का डिस्कशन किया था, एंटीकोगुलेंट होता है ना। सी का मतलब सेफेलोपोड्स। सेफेलोपोड्स एक किस्म के मॉलस्क्स होते हैं। सेफेलोपोड्स क्या होते हैं बच्चा, मॉलस्क्स, और उन सेफेलोपोड में वन ऑफ द एग्जांपल्स इज ऑक्टोपस। सेफेलोपोड का एग्जांपल क्या है, ऑक्टोपस। ठीक, तो एनेलिडा, ACC याद रखना है, एनेलिडा,
फिर सेफेलोपोड्स क्या होते हैं, मॉलस्क्स होते हैं, और एग्जाम्पल क्या है उनका, ऑक्टोपस। और लास्ट का सी रिप्रेजेंट्स कॉर्डेटा। तो एनेलिडा, सेफेलोपोड्स एंड कॉर्डेटा, कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड टाइप। पर इसके अलावा जो भी होगा एनेलिडा के बाद वो हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको पता है भैया एनेलिडा के बाद क्या आएगा, ऑर्थ्रोपोडा। मॉलस्का, पर मॉलस्का में किसको छोड़ देना है आपको, सेफेलोपोड को छोड़ देना है, क्योंकि सेफेलोपोडा भी पढ़ाया क्या होता है, क्लोज्ड। तो ऑर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, फिर क्या आएगा बच्चा, फिर आएगा आपका इकाइनोडर्मेटा, फिर आता है हेमिकॉर्डेटा। तो ये सारे एग्जांपल्स तो आपको एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। लास्ट में याद रखिएगा यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा आप पढ़ेंगे, ये एक टाइप का कॉर्डेटा ही होता है, पर ये जो कॉर्डेटा होता है इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर है जो कि जिस ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा लाइफ के किसी भी स्टेज में, उस ऑर्गेनिज्म को आप बोलते हैं कॉर्डेट। तो यूरोकॉर्डेटा ऐसा कॉर्डेटा है जिसमें जो नोटोकॉर्ड है वो केवल और केवल लार्वा की टेल में देखने को मिलता है। यूरो का मतलब होता है टेल, कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड। तो यूरोकॉर्डेटा का मतलब क्या हो गया, लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा आपको। तो केवल अगर यूरोकॉर्डेटा को हटा दें तो बचे हुए सारे कॉर्डेटा में क्या होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है क्या बच्चा? तो अगर एग्जाम्पल्स आपसे बोला जाए तो आप बोलेंगे क्लोज्ड के एग्जाम्पल्स ACC, एनेलिडा, सेफेलोपॉड्स एंड कॉर्डेटा। किसको छोड़कर, यूरोकॉर्डेटा, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा क्या है, ओपन टाइप। तो इसके अलावा एनेलिडा के बाद जितने भी फाइलम्स बच गए वो सब क्या है हमारे पास, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है क्या बच्चा? यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं पता है आपको? आपको बोल दिया जाएगा which among the following contains closed circulatory system, या ये भी नहीं बोलेगा, बोलेगा which among the following contains capillary network। और जैसे ही आपको पता चल गया कि कैपिलरी नेटवर्क है, आपको तुरंत चमका कि कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड। अच्छा, ये तो फर्स्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी। द सेकेंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी वुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑप्शंस, and the options would not include the phylum का नाम, options would include examples। तो अगर वो कैपिलरी नेटवर्क के लिए आपसे पूछ रहा है कि किसमें कैपिलरी नेटवर्क है, तो पहली जानकारी आपको ये पता होनी चाहिए कि कैपिलरी नेटवर्क मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरी जानकारी ये होनी चाहिए कि जितने भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं फाइलम्स को लेकर, उनके अंदर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स क्या है। समझ आ रही है बात? थर्ड लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या हो सकती है, उन ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम ना पूछे आपसे, उस ऑर्गेनिज्म का आपका साइंटिफिक नेम पूछ सकता है। समझ आ रही है क्या बात? तो हो सकता है जब आप सर्कुलेटरी, जब आप ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ते हैं, तब आपको उन फाइलम्स के एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विथ इट्स साइंटिफिक नेम आपको नहीं पता होते हैं, है ना। पर नीट तो पूरे सिलेबस कवरेज के बाद ही होने वाला है ना बच्चा। तो आप एनिमल किंगडम पढ़ चुके होंगे तब तक, तो आपको इन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। क्लियर है क्या इतनी बात? चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। हम पढ़ते हैं कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप, क्लोज टाइप हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट्स, सर्किट्स क्या है आगे मैं समझाऊंगी आपको। अलग अलग टाइप का सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। याद रखिएगा हमने बोला था कि जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, है ना, वर्टिब्रेट्स, ऐसा कॉर्डेट जिसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, वर्टिब्रल कॉलम। ऐसा कॉर्डेटा जिसमें क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल्स क्या होते थे बच्चा, मैंने आपको बोला था ना याद रखने को, परम। क्या एग्जाम्पल है, परम, Pisces, amphibians, reptiles, apes and mammals, these are nothing but your vertebrates। और अलग अलग वर्टिब्रेट्स में सर्कुलेशन कैसा है ये मैं आपको कंपैरेटिवली अभी पढ़ाने वाली हूं। देखिए सर, ये वाला कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है पाइसेस मतलब मछलियां, ये वाला कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स,
पर यहां पे मैंने एक रेप्टाइल को इंक्लूड नहीं किया है, विच इज क्रोकोडाइल। ठीक, और ये वाला जो कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एव्स एंड मैमल्स प्लस क्रोकोडाइल। क्लियर है क्या बात? अब देखिए क्या है, जो पाइसेस होता है ना बच्चा, पाइसेस का जो हार्ट होता है ना, सबसे पहले बात करते हैं कि हार्ट में चेंबर्स, जैसे हमने ह्यूमन में देखा था कि ह्यूमन में कितने चेंबर्स होते हैं बताइए? क्या 4 चेंबर्स नहीं होते? 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। पर ये 4 चेंबर्स हर वर्टिब्रेट्स में देखने को मिले ऐसा नहीं। तो जो पाइसेस है, पाइसेस के हार्ट में होती हैं कितनी चेंबर्स? केवल 2 चेंबर्स। तो हम कैसा हार्ट बोलेंगे? 2 चेंबर्ड हार्ट बोलेंगे। और चेंबर्स में कौन कौन से चेंबर्स पाए जाएंगे? तो आप बोलेंगे मैडम एक एट्रिया दे दो और एक वेंट्रिकल दे दो। तो चेंबर्स कितने हो जाएंगे बच्चा? तो लिखते हैं हार्ट में कितने चेंबर्स हैं? 2 चेंबर्स, जिसमें 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। क्लियर है क्या इतनी बात? पर वहीं आप एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखिए, मैंने क्या 3 कमरे बनाए हैं, कमरा मतलब चेंबर, और 2 छोटे छोटे कमरे है ना, 2 छोटे छोटे कमरे मतलब क्या है? ये एट्रिया। छोटे छोटे कमरे मतलब क्या है? ये एट्रिया। ये है राइट एट्रिया और ये है आपका लेफ्ट एट्रिया। ए होगा बच्चा, ये लिख दिया मैंने, ए। ठीक, तो ये है आपका राइट एट्रिया और ये है आपका लेफ्ट एट्रिया, 2 एट्रिया। पर वेंट्रिकल्स कितने हैं? एक बनाए मैंने। पर वहीं आप एव्स और मैमल्स प्लस क्रोकोडाइल में देखिए कितने चेंबर्स दिख रहे हैं आपको? 4, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो अगर मैं हार्ट के चेंबर्स को कंपेयर करूं तो पाइसेस में कितने चेंबर्स दिख रहे हैं आपको? तो पाइसेस में केवल 2 चेंबर्स, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। पर वहीं अगर मैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की बात करूं, और रेप्टाइल्स में किसको छोड़ दिया? क्रोकोडाइल, तो कितने चेंबर्स होंगे? 3 चेंबर्स, जिसमें कि 2 एट्रिया है एंड 1 वेंट्रिकल। पर अगर मैं एव्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स की बात करूं बच्चा, तो आप कितने चेंबर्स बोलेंगे? तो आप बोलेंगे 4 चेंबर्स। और 4 चेंबर्स में कितने एट्रिया? तो आप बोलेंगे 2 एट्रिया। कितने वेंट्रिकल? 2 वेंट्रिकल। क्लियर है क्या इतनी बात? चलिए, तो चेंबर्स ऑफ हार्ट हमने डिस्कस किया, 2 चेंबर्ड, 3 चेंबर्ड एंड 4 चेंबर्ड हार्ट। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो हम बोलते हैं ना, पाइसेस का हार्ट जो होता है, पाइसेस में जो सर्कुलेशन होता है वो होता है सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब आप सीधे शब्दों में ये समझें कि हार्ट को केवल एक ही टाइप का ब्लड मिले। जैसे हमारे में डबल सर्कुलेशन होता है, क्या हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों जाता है? तो आप बोलेंगे यस। तो याद रखिएगा, हार्ट में केवल एक ही टाइप का ब्लड जाए तो कैसा सर्कुलेशन? सिंगल। पर हार्ट में अगर दोनों किस्म का ब्लड जाए तो कैसा सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन। यहां देखिए, पाइसेस में देखिए, पाइसेस में मैंने यहां बनाया हार्ट, यहां मैंने बनाया बॉडी पार्ट, और यहां मैंने बनाया है गिल्स, बिकॉज गिल्स इज द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन पाइसेस, है ना। चलिए, तो यहां देखिए बच्चा, क्या हो रहा है कि हमारे हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, किसको? हमारे नहीं, पाइसेस। हार्ट से कैसा ब्लड गया है? डीऑक्सीजनेटेड। मैंने ब्लू कलर से बनाया है ना, दैट रिप्रेजेंट्स की कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हुआ है किसको? गिल्स को, और गिल्स ने इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर दिया? ऑक्सीजनेट। और कैसा ब्लड निकला गिल्स से? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये सीधा किसको मिल गया? बॉडी टिश्यूज को। अब टिश्यू क्या करेगी? इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजन ले लेगी और अपने CO2 को डंप कर देगी। तो जो ब्लड निकलेगा टिश्यू से वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां भेजा जाता है? हार्ट को। मतलब हार्ट को केवल कैसा ब्लड मिल रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम कैसा सर्कुलेशन बोलेंगे बच्चा? तो हम बोलेंगे ऐसा सर्कुलेशन कहलाएगा सिंगल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन? सिंगल
सर्क्यूलेशन। क्या बताइए कि जो हार्ट है उसमें केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और आपको पता है कि ब्लड वेसल्स में कौन सी ब्लड वेसल होती हैं जिसमें मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? तो आप बोलेंगे मैम वेन्स, मोस्ट ऑफ द वेन्स हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए ऐसा हार्ट जिसमें केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है वो बिल्कुल वेन जैसा ही है, क्योंकि वेन में भी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है। इसलिए ऐसे हार्ट को बोलते हैं बच्चा वीनस हार्ट। क्या बोलते हैं? वीनस हार्ट। तो नेचर ऑफ हार्ट वुड बी, इट इज वीनस। वीनस का मतलब क्या हुआ? receives only deoxygenated ब्लड। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। पर पाइसेस के अलावा आप देखिए एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में क्या हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है? बिल्कुल सही बात। क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है? बिल्कुल सही बात। पर क्या इन ब्लड की मिक्सिंग हो रही है? क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या एक कॉमन चेंबर में गिर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चा? ब्लड की क्या हो रही है? मिक्सिंग। तो हम बोलेंगे हार्ट को जा तो रहा है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों, पर ब्लड की क्या हो जा रही है? मिक्सिंग। तो अगर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों गया हार्ट को तो कैसा सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन। पर अगर मिक्सिंग हो गई तो आप बोलेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। पर हार्ट में अगर ये ब्लड गई दोनों किस्म की और हार्ट में इन ब्लड को बिल्कुल सेपरेट रखा गया, मिक्सिंग नहीं हुई, तो बोलेंगे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। मतलब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें देखने को मिलेगा? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें देखने को मिलेगा? इनमें। पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन एव्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स में। तो लिख लेते हैं सर्कुलेशन कैसा है? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब हार्ट रिसीव्स both oxygenated and deoxygenated blood। इसलिए ऐसा हार्ट क्या कहलाएगा बच्चा? जिस हार्ट में केवल वीनस ब्लड जा रहा था वो हार्ट क्या कहला रहा था? मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था वो कहला रहा था वीनस हार्ट। तो ऐसा हार्ट जिसमें ऑक्सीजनेटेड भी जा रहा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मुख्यतः कौन सी आर्टरी में होता, कौन सी ब्लड वेसल में होता है? तो आप बोलते हैं आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में। तो ऐसा हार्ट जिसमें दोनों किस्म की ब्लड जा रही हैं हम बोलेंगे आर्टीरोवीनस हार्ट। कैसा हार्ट? आर्टीरोवीनस हार्ट। क्लियर है क्या ये बात? चल, तो डबल सर्कुलेशन यहां से लेकर यहां तक सब में डबल सर्कुलेशन। पर मैंने थोड़ा सा यहां पे पार्टीशन किया। यहां पे डबल सर्कुलेशन कैसा? इनकम्प्लीट। तो लिख लेते हैं यहां से लेकर यहां तक इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। पर यहां पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं बच्चा? तो इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो इनकम्प्लीट क्योंकि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग या मिक्स occurs या mix inside heart। ठीक क्या? पर यहां पे हम बोलेंगे नो मिक्सिंग occurs। क्या इतनी बातें क्लियर हैं?
क्या ये डिफरेंसेस क्लियर हैं? ठीक, तो यहां से भी बहुत टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, कि बोल देंगे विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, और आपको 4 एग्जाम्पल्स दे देंगे, जिसमें कि 3 एग्जाम्पल्स होंगे इनकम्प्लीट वाले, है ना, 1 एग्जाम्पल होगा कंप्लीट वाला, या ऑड वन आउट टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको, है ना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू वीनस हार्ट, ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू वीनस हार्ट। तो हो सकता है 3 एग्जाम्पल्स दे देंगे आर्टेरियोवीनस हार्ट वाले ऑर्गेनिजम्स के, और 1 एग्जाम्पल दे देगा आपको वीनस हार्ट वाला, या उल्टा हो सकता है 3 एग्जाम्पल्स दे देगा वीनस हार्ट वाला, 1 एग्जाम्पल दे देगा आर्टेरियोवीनस हार्ट वाला। तो ऑड वन आपका चुन लिया जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है क्या बच्चा? इस टाइप के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। बढ़ते हैं आगे, है ना। चैप्टर हम कंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए बस छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं, है ना, पर इन छोटी छोटी बातों को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, चलिए, मेरा एक सजेशन आपको ये रहेगा कि चूंकि आपके टेस्ट वगैरह हो रहे होंगे, है ना, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जो एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन हैं। तो आप अपने एंड से क्या करें, एक बार एनिमल किंगडम पे जाएं और वहां जिन जिन फाइलम्स के जो जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, केवल उन एग्जाम्पल्स को याद करें, ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान आप वहां पर उन क्वेश्चंस को टच कर पाए। समझ आई क्या बात? चलिए, बाकी जब एनिमल किंगडम आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस तो सॉल्व हो ही जाएंगे एग्जाम्पल्स वाले, है ना। चलिए जी, थोड़ा डबल सर्कुलेशन हम डिटेल में समझें। तो हमने बोला था ना कि डबल सर्कुलेशन किस में होता है, तो डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, एव्स में, मैमल्स में। पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन किस में देखने को मिलता है, तो हम बोलेंगे देखने को मिलता है एव्स एंड मैमल्स में एज वेल एज क्रोकोडाइल में। ठीक, तो हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की ही बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन के सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं बेसिकली, है ना। चलिए देखिए जरा, तो ये जो डबल सर्कुलेशन होता है ना बच्चा, मैंने बोला था ना ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट। सर्किट का मतलब जो ब्लड का फ्लो है ना, वो 2 तरीकों से 2 सर्किट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो सर्किट एग्जिस्ट करता है लंग्स, हार्ट एंड बॉडी टिश्यूज। लंग, हार्ट एंड बॉडी टिश्यूज। एक सर्किट लंग और हार्ट के बीच, और दूसरा सर्किट हार्ट और बॉडी टिश्यूज के बीच प्रेजेंट होता है। ठीक, तो वो सर्किट, वो सर्कुलेशन जो हार्ट और लंग के बीच होता है कहलाता है पल्मोनरी सर्किट या पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी, एनीथिंग व्हिच इज एसोसिएटेड विद लंग्स, पढ़ा था हमने। तो वो सर्किट जो लंग और हार्ट के बीच होता है क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्किट या सर्कुलेशन, और वो सर्किट जो हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच होता है कहलाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमा मतलब होता है बॉडी। ठीक, तो बॉडी के अलग अलग टिश्यूज के पास हमारा ब्लड जा रहा होता है हार्ट से, है ना। तो हम बोलेंगे हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच जो सर्कुलेशन होगा दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक, देखिए जरा, ये डायग्राम बार बार आ रहा है। ये डायग्राम हमने कहां और देखा था बच्चा, तो ये हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि नहीं, है ना। चलिए वापस से रिकॉल करते हैं। देखिए आपके बॉडी टिश्यूज, यहां पे मैंने क्या बनाया है, ये है आपका बॉडी टिश्यू या ऑर्गन, कुछ भी बोल दीजिए आप, है ना। आपको पता है बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। किसके जरिए जाएगा, वेन के जरिए जाएगा। अलग अलग ऑर्गन से अलग अलग वेन निकलती हैं, है ना, और सारी वेन इवेंचुअली मिलके क्या बना देती हैं, वेना कावा। नीचे वाली सारी वेन्स मिलेंगी तो बनेगा इंफीरियर वेना कावा, ऊपर की वेन्स बनेंगी मिलके क्या बनाएंगी, सुपीरियर वेना कावा। तो हमने बोला कि अलग अलग ऑर्गन से अलग अलग वेन निकलेंगी। एक अगर मैं यूनिवर्सल नाम, एक कॉमन नाम देना चाहूं तो बोलूंगी ये बॉडी की वेन्स हैं, मतलब ये सिस्टमा की वेन है, मतलब ये सिस्टमिक वेन है। ठीक, तो हमने बोला सिस्टमिक वेन निकला, बॉडी की वेन निकली अलग अलग ऑर्गन से, और सब मर्ज करके क्या बना गई, वेना कावा। और वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गिरता है, राइट एट्रियम में। मतलब बॉडी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दिया है, राइट एट्रियम को। ठीक, बॉडी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दिया है, राइट एट्रियम को। अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल इसको पंप करके कहां भेजती है,
पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में। मतलब राइट वेंट्रिकल ने ब्लड किसको दिया है? लंग्स को। राइट वेंट्रिकल ने ब्लड किसको दिया है? लंग्स को। अब देखिए, लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करती है और वापस से भेजती है किसको? लेफ्ट एट्रिया ऑफ हार्ट को। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए कहां गिरता है? लेफ्ट एट्रिया ऑफ हार्ट। मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूं क्योंकि ये सब हमने लास्ट क्लास में सीखा था बच्चा, है ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां पर? लेफ्ट एट्रिया। लंग को ब्लड किसने दिया? राइट वेंट्रिकल। लंग ने ब्लड किसको दिया? लेफ्ट एट्रिया। समझ रहे हैं क्या आप? अब ये लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल ने उसको पंप करके किसको दिया? बॉडी टिश्यू को। समझिए, तो मैंने बोला यहां पे दो टाइप के सर्कुलेशन, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो देखिए जरा क्या हो रहा था बच्चा, कि हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा था पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। क्या जा रहा था? हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड। हार्ट से जा रहा था डीऑक्सीनेटेड ब्लड। किसने दिया ब्लड? राइट वेंट्रिकल ने। किसने दिया ब्लड? राइट वेंट्रिकल ने। देखिए जरा, मैं बार बार एम्फेसाइज क्यों कर रही हूं, आगे आपको पता चलेगा। तो ये राइट वेंट्रिकल ने दिया ब्लड और ये गया किसको? लंग्स को। लंग्स ने ऑक्सीजनेट करके पल्मोनरी वेन के जरिए किसको दिया ब्लड? लेफ्ट एट्रिया को। ब्लड किसको दिया? लेफ्ट एट्रिया को। मतलब लेफ्ट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल of heart is actually a part of a pulmonary circulation। ठीक, पर वहीं सिस्टमिक सर्कुलेशन देखें। अब देखिए, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आ गया था, तो ये अब कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करके किसको भेजेगा? सिस्टमा को, बॉडी को। तो देखिए जरा, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप करके ब्लड किसको दिया है? बॉडी टिश्यू को। बॉडी टिश्यू ऑक्सीजन लेकर डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिटर्न कर देगी किसको बच्चा? तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिटर्न किसको कर देती है? राइट एट्रियम को। समझ आ रही है क्या बात? मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन बॉडी और हार्ट के बीच है, बॉडी और हार्ट के बीच है। और कौन सा पोर्शन ऑफ हार्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंक्लूडेड है? तो आप बोलेंगे राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? चलिए, तो हमने बोला कि डबल सर्कुलेशन मतलब दो सर्कुलेशन, दो सर्किट्स एग्जिस्ट करती हैं, हार्ट और लंग के बीच, हार्ट और बॉडी के बीच, है ना। तो जो हार्ट और लंग के बीच है पल्मोनरी सर्किट, जो हार्ट और बॉडी के बीच है दैट इज सिस्टमिक सर्किट या सर्कुलेशन। क्लियर है क्या? ठीक, तो ये बात हो गई डबल सर्कुलेशन की बच्चा जी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम पोर्टल सिस्टम्स की। सुना है क्या नाम आपने? पोर्टल सिस्टम। एनसीईआरटी ने बस नाम लिख दिया है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। बोला है कि देयर आर सम अदर टाइप ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी एस्पेक्ट विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच इंक्लूड्स हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या होता है दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, है ना। हेपेटिक का मतलब लिवर होता है, ये सबको पता है, पर पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या है ये समझिए आप, है ना। देखिए, ये मैंने बनाया है हार्ट। ठीक, आपको पता है कि हार्ट से कैसा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, किसको आ रहा है? तो आप बोलेंगे मैडम ये तो मिलता है ऑर्गन को, अलग अलग टिश्यू को। तो मान लेते हैं मिला ये ऑर्गन नंबर 1 को। और आपको पता है कि ऑर्गन से जो ब्लड निकलता है वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कहाँ पहुंचाया जाता है? वापस से हार्ट को। पता है नॉर्मल सर्किट ऐसा ही होता है। पर याद रखिएगा, जो आपका पोर्टल सिस्टम होता है, पोर्टल सिस्टम का मतलब ही ये है बच्चा कि ऑर्गन से जो निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधा हार्ट को नहीं पहुंचाया जाएगा। पहले ये जो ब्लड है ये ऑर्गन नंबर 1 से जाएगा ऑर्गन नंबर 2 में। कहां जाएगा? ऑर्गन 1 से कहां जाएगा? पहले ऑर्गन 2 में। और तब ऑर्गन 2 से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचाया जाएगा? हार्ट में। तो हम बोलेंगे कि ऑर्गन 1
ऑर्गेन 1 और ऑर्गेन 2 के बीच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई हो रहा है क्या? ऑर्गेन 1 से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचा है? ऑर्गेन नंबर 2 में। मतलब हार्ट से ऑर्गेन, ऑर्गेन से हार्ट, हार्ट से ऑर्गेन, ऑर्गेन से हार्ट नहीं हो रहा है। हार्ट से ऑर्गेन, ऑर्गेन से दूसरा ऑर्गेन, और फिर उस दूसरे ऑर्गेन से कहां जा रहा है ब्लड? हार्ट में। तो वो सिस्टम जो एक ऑर्गेन से दो ऑर्गेन, दूसरे ऑर्गेन के बीच में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या हो? सप्लाई। एक ऑर्गेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकले और हार्ट में सीधा ना जाके दूसरे ऑर्गन में जाए, और दूसरे ऑर्गन से वो ब्लड कहां भेजा जाए? हार्ट में। तो इन दो ऑर्गन के बीच एग्जिस्ट कर रहा सिस्टम कहलाता है पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? पोर्टल सिस्टम। और वो ब्लड वेसल जो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां से यहां ले जा रही है, ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 में ले जा रही है, उस ब्लड वेसल को हम बोलेंगे बच्चा पोर्टल वेन। क्या बोलेंगे? पोर्टल वेन। याद रखिएगा, अलग अलग टाइप के पोर्टल सिस्टम्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रास्ते में आने वाला ऑर्गन नंबर 2 कौन सा है, उस ऑर्गन नंबर 2 के नाम पर हम पोर्टल सिस्टम का नाम रखते हैं। मतलब रास्ते में आने वाला ऑर्गन नंबर 2 अगर लिवर है तो पोर्टल सिस्टम का नाम क्या होगा? हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। अगर सेकंड ऑर्गन आने वाला, अगर हम मान लेते हैं किडनी है, तो कहलाएगा रीनल पोर्टल सिस्टम। अगर रास्ते में आने वाला सेकंड ऑर्गन पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी जिसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, है ना, या मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाऊंगी। तो ऐसा पोर्टल सिस्टम जिसमें ऑर्गन नंबर 2 क्या है? हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसा पोर्टल सिस्टम कहलाएगा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो इतना सारा पोर्टल सिस्टम नहीं पढ़ना। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाऊंगी, पर यहां मैं आपको हेपैटिक पोर्टल सिस्टम बताने वाली हूं। ठीक, तो हेपैटिक पोर्टल सिस्टम क्यों बोला? क्योंकि रास्ते में आने वाला ऑर्गन नंबर 2 इज व्हाट? लिवर। देखिए जरा यहां पर इस पिक्चर में देखिए, आपका अयोटा है और अयोटा से अलग अलग आर्टरी की ब्रांच निकलती है ना। मान लेते हैं एक आर्टरी गई किसमें? आपके स्टमक में, क्या कहलाएंगी? गैस्ट्रिक आर्टरी। एक गई आपके स्प्लीन में, कहलाएगी स्प्लेनिक आर्टरी। एक आर्टरी गई आपके पैनक्रियाज में, कहलाएंगी पैनक्रियाटिक आर्टरी। एक आर्टरी गई आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, नाम है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। क्या बोलते हैं? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। एक आर्टरी है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और वो कहां जाएंगी? तो आप बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई करती हैं, और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? तो हम बोलेंगे अलग अलग आर्टरी अलग अलग ऑर्गन को गई हैं। क्या एक आर्टरी लिवर में भी जाएगी? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, हर ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो यहां पर देखिए अलग अलग आर्टरी अलग अलग ऑर्गन में गई है। कौन कौन से ऑर्गन में गई है? तो मैं यहां लिखूं तो गया है स्टमक में, गया है स्प्लीन में, गया है पैनक्रियाज में, गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, गया है लार्ज इंटेस्टाइन में, और गया है लिवर में। ठीक, अब देखिए कायदे से क्या होना चाहिए था कि जो आर्टरी जिस ऑर्गन में गई है, उस ऑर्गन से जो ब्लड निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के जरिए सीधा कहां चला जाना चाहिए था? हार्ट में। पर ऐसा होगा क्या पोर्टल सिस्टम में? नहीं। वो सारी आर्टरी जो स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में गई थी, उन सब से जो वेन निकलेगा, स्टमक से जो वेन निकलेगा, स्प्लीन से जो वेन निकलेगा, पैनक्रियाज से जो वेन निकलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेन निकलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेन निकलेगा, ये सारी वेन्स कंबाइन होकर बनाएंगी क्या? पोर्टल वेन। ये सारी वेन्स कंबाइन होकर क्या बनाने वाली हैं? पोर्टल वेन। और पोर्टल सिस्टम का नाम क्या है? हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो वेन का नाम क्या बोल दोगे बच्चा? वेन का नाम बोल दोगे हेपैटिक पोर्टल वेन। पोर्टल वेन होगा, पर चूंकि पोर्टल सिस्टम कैसा है? हेपैटिक पोर्टल सिस्टम, तो क्या बोल दोगे? हेपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है क्या? चलिए, तो हेपैटिक पोर्टल वेन आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन में? आई होप दिख रहा हो, है ना? चलिए कोई बात नहीं। तो आपका
मैंने बोला सारी आर्टरी गई ऑर्गन्स में, उन ऑर्गन से वेन्स निकल के सीधा हार्ट को नहीं गए, उन ऑर्गन से वेन निकल के क्या हो गए हैं, कंबाइन हो गए। और जब कंबाइन हुए तो क्या बनाए, पोर्टल वेन, और नाम क्या दिया, हेपेटिक पोर्टल वेन। देखिए ये हेपेटिक पोर्टल वेन इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ले जा रहा है, लिवर के पास। कहां ले जा रहा है, लिवर के पास। मतलब ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, हार्ट में नहीं गया। अब लिवर से वेन निकलेगी, है ना, लिवर से क्या निकलेगा, वेन, और उस वेन को आप क्या बोलेंगे, हेपेटिक वेन। लिवर में जाने वाली आर्टरी हेपेटिक आर्टरी, तो लिवर से निकलने वाली वेन हेपेटिक वेन। तो देखिए जरा, हमने बोला कि आपके अलग अलग ऑर्गन, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सबका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहां जाएगा, लिवर में, और लिवर से ये सारा ब्लड जाएगा किसको, हार्ट को। अब सीधे कहां जाएगा, देखिए वेना कावा बना गया, और ये कहां जाएगा, हार्ट के पास। तो आप बोलेंगे मैडम इतनी मेहनत, इतना झंझट करने की जरूरत क्या थी, है ना, सिंपल साधारण जो सर्कुलेशन पढ़ रहे थे वैसा ही होना चाहिए था। पर बॉडी कोई भी चीज बनाती है ना बच्चा, तो देयर इज अ सिग्निफिकेंस। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बहुत सारे सिग्निफिकेंस, एक सिग्निफिकेंस अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि लिवर के अंदर होती है डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपके पास उन सबको नष्ट किया जाता है, खात्मा करती है लिवर। हो सकता है जो भी खाना आपने थोड़ा बहुत खाया होगा उसका एब्जॉर्प्शन हुआ होगा डाइजेशन के बाद, हो सकता है एब्जॉर्प्शन किसी टॉक्सिन का हो जाए, और वो टॉक्सिन जो है वो कहां जाएंगी, एब्जॉर्ब होके ब्लड में। मान लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ और स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड में वो टॉक्सिन चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकलेगा उसमें क्या है, वो टॉक्सिन। अगर वो सीधे हार्ट में चला गया तो हार्ट उस ब्लड को जिसमें टॉक्सिन मौजूद है पूरे टिश्यू को फैला देगा। क्या ये गलत बात हो गई, है ना, गड़बड़ हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस ब्लड को पहले लिवर के पास भेजेंगे और बोलेंगे भैया देखो टॉक्सिन वॉक्सिन है तो निकाल दो, है ना। तो लिवर क्या करेगा, उन टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय, सो दैट द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। क्या ये बात समझ आई है, ठीक। आप बोलेंगे मैडम स्प्लीन से क्यों आया ब्लड, तो आपको पता है स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो स्प्लीन में क्या है, आरबीसीज नष्ट हो रही हैं, तो आरबीसी नष्ट हो रही है मतलब हीमोग्लोबिन खत्म हो रहा है, और हीमोग्लोबिन पता है आपको क्या बनाती है, बाइल जूस में हीमोग्लोबिन का रोल आता है क्या, है ना, बाइल पिगमेंट्स बनाने का काम, है ना, बाइल सॉल्ट्स बनाने का काम, जिसमें हमने पढ़ा था ना सोडियम टोरोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट, है ना। तो हीमोग्लोबिन में जो हीम है ना, वो बाइल पिगमेंट्स वगैरह बनाने में, बाइल जूस हम बोल सकते हैं बनाने में मदद करेंगे, और बाइल जूस कहां बनता है, लिवर में, इसलिए भेजा। So these are the significances of your hepatic portal system. Clear? NCERT ने सीधे बोल दिया है, this hepatic portal system exists between the small intestine and liver. पर केवल small intestine ही है क्या, नहीं, बहुत सारे ऑर्गन जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताए। क्लियर है क्या बच्चा। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, सबसे पहली बात पोर्टल सिस्टम का मतलब जहां ऑर्गन से सीधा डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट को ना जाके पहले कहां जाए, दूसरे ऑर्गन में, ठीक। तो इस दो ऑर्गन के बीच जो सिस्टम है दैट इज पोर्टल सिस्टम। जो वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 में ले जाएगी उस वेन का नाम क्या होगा, पोर्टल वेन, और ऑर्गन 2 जो आ रहा है उसके बेसिस पर हम पोर्टल सिस्टम का नाम रखते हैं। तो अगर ऑर्गन नंबर 2 लिवर है तो पोर्टल सिस्टम वुड बी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और वो पोर्टल वेन क्या कहलाएगा, हेपेटिक पोर्टल वेन। क्लियर है क्या इतनी बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक। आज हम एक डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे विच इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, है ना, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी इज डेडिकेटेड फॉर अ हार्ट। हार्ट तो ब्लड पंप कर रहा है, पूरे दुनिया जहान पूरे टिश्यूज को ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है। क्या हार्ट जब पंप कर रहा है तो उसको एनर्जी नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उसके जो मसल्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एटीपी चाहिए। मतलब हार्ट के मसल्स को एटीपी बनाने के लिए इट हैज टू हैव व्हाट, ऑक्सीजन। मतलब हार्ट आल्सो रिक्वायर्स व्हाट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको पता है कि आपके हार्ट से निकलता है एयोर्टा,
निकलता है कि नहीं निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा अराइज करती है ना बच्चा, और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके कहाँ भेजता है? आयोटा में। और आयोटा से ही क्या निकलती हैं? अलग अलग ब्रांचेस, और वो ब्रांचेस क्या कहलाती हैं? आर्टरी। और वो अलग अलग आर्टरी अलग अलग ऑर्गन में एंटर कर जाती हैं। एक आर्टरी जो आयोटा से निकलेगी उसका नाम होगा कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम होगा? कोरोनरी आर्टरी। आयोटा से अलग अलग आर्टरी की ब्रांच निकलेंगी, पर एक ब्रांच निकलेगी जिसका नाम क्या बोलेंगे? कोरोनरी आर्टरी। और ये कोरोनरी आर्टरी किसके लिए है? हार्ट के लिए। ये कोरोनरी आर्टरी जाएंगी और हार्ट के वॉल्स पे अलग अलग ब्रांचेस पूरे हार्ट पे फैल जाएंगी। दिख रहा है क्या आपको? कोरोनरी आर्टरी निकलेंगी और पूरे हार्ट पे फैल जाएंगी, अलग अलग ब्रांचेस निकालेंगी, आर्टेरियोल्स कहलाएंगी ये ब्रांचेस। और आर्टेरियोल्स वुड फर्दर ब्रांच ऑफ टू फॉर्म व्हाट? कैपिलरीज। क्योंकि पता है आपको कि एक्सचेंज अगर किसी चीज का होना है तो दैट ऑलवेज अकर्स एट द लेवल ऑफ कैपिलरी, क्योंकि यहाँ पे बैरियर क्या होता है? सबसे कम सिंगल सेल्ड थिक लेयर होती है एंडोथेलियम की। किसमें? कैपिलरी में। तो ये सारी आर्टेरियल ब्रांच ऑफ होके क्या बनाएंगी? कैपिलरी, कैपिलरी, कैपिलरी। और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा? चीजों का एक्सचेंज हो जाएगा। जो भी हार्ट को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, फलाना ढिमकाना जो चाहिए वो सब यहां से क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक। पर अब क्या होगा? जब हार्ट को ऑक्सीजन वगैरह मिल गया और हार्ट की टिश्यू ने अपना जो मेटाबॉलिज्म के दौरान CO2 वगैरह प्रोड्यूस किया था वो इस ब्लड में डंप कर दिया, तो ये ब्लड वापस से क्या कहलाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये कैपिलरीज वापस से मर्ज करके बनाएंगे वेन्यूल्स, वेन्यूल्स बनाएंगे वेन्स। आपको तो पता है ना कि बॉडी में जितने भी वेन्स होते हैं सब मिलके बनाते हैं वेना कावा, या तो इंफीरियर वेना कावा या सुपीरियर वेना कावा। पर हार्ट बोलेगा मुझे स्पेशल अटेंशन चाहिए, मैं इन वेना कावा में जाके मर्ज नहीं होने वाला, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं इंडिपेंडेंटली ही खुलूंगा हार्ट में। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के कौन से चेंबर में जाता है? तो आपको पता है, राइट एट्रियम में। तो ये जो आपके कोरोनरी वेन हैं ये क्या हो जाते हैं? बच्चा पता है आपको? ये जो कोरोनरी वेन है ये थोड़े से डायलेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? डायलेट। और डायलेट होने के बाद ये खुलते हैं कहां पर? राइट एट्रियम में। इस डायलेटेड कोरोनरी वेन है ना, जिसमें स्मूथ मसल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। वैसे तो आपको पता है कि वेन्स, आर्टरी, इन सब में ट्यूनिका मीडिया होती है जिसमें स्मूथ मसल्स पाया जाता है। पर जब ये कोरोनरी वेन डायलेट करेगा, फैलेगा, इसमें स्मूथ मसल्स वगैरह मौजूद नहीं होगा, और ये जब डायलेट करेगा तो इसी को हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस। और ये कोरोनरी साइनस जाके खुल जाएगा किसमें? राइट एट्रियम में। मैंने सिखाया था ना आपको, राइट एट्रियम में 3 ओपनिंग्स होती हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस की। तो कोरोनरी साइनस से ब्लड कहां से आ रहा है? तो आप बोलेंगे हार्ट के खुद का डीऑक्सीनेटेड ब्लड कोरोनरी साइनस से राइट एट्रियम में जा रहा है। ठीक। पर वहीं लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा के द्वारा, और अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा के द्वारा कहां जा रहा है? राइट एट्रियम। So all this circulation which is dedicated for heart is called as coronary circulation, जिसमें कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन और कोरोनरी साइनस मैंने आपको सिखाया। क्लियर है क्या इतनी बात? चलिए जी, तो ये बात हो गई कोरोनरी सर्कुलेशन। बढ़ते हैं आगे। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्डियक डिसऑर्डर्स। ठीक, चलिए जी। रेगुलेशन, जैसे हमने पढ़ा था ना, ब्रीदिंग का रेगुलेशन 2 तरीकों से काम करता था, एक न्यूरल रेगुलेशन था और एक केमिकल रेगुलेशन था। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी रेगुलेशन जो होगा वो 2 किस्म का, न्यूरल एंड केमिकल। केमिकल फॉर एग्जांपल हार्मोनल। तो न्यूरल रेगुलेशन है ना, देखिए बॉडी में नर्वस सिस्टम है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, CNS एंड PNS। और PNS में फर्दर डिविजन्स होते हैं। एक डिवीजन कहलाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या कहलाता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 ब्रांचेस होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक, जो काम सिंपैथेटिक करवाएगा, पैरासिम्पैथेटिक बिल्कुल उल्टे रास्ते चलता है। जो काम ये करेगा ये इसका उल्टा करेगा। मतलब जो काम सिंपैथेटिक का होता है पैरासिम्पैथेटिक सीधा उल्टा करता है। ठीक, ऐसे ही रिलेशन को हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हैं
वो क्या है, ऑपोजिट फंक्शंस करवाते हैं। तो हम बोलेंगे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आर एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब ऑपोजिट इफेक्ट, ऑपोजिट इफेक्ट, ठीक है क्या? चलिए, ऑपोजिट इफेक्ट। तो ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो किसके पार्ट है बच्चा? तो ये पार्ट है ANS के, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। तो याद रखिएगा कि जब भी बॉडी में इमरजेंसी सिचुएशन आती है, स्ट्रेस कंडीशन आता है, मान लेते हैं आपने अचानक से सांप देख लिया और सांप जैसे ही देखा, क्या वहीं पे खड़े रहोगे? नहीं, वहां से दूर भागने की कोशिश करोगे। मतलब बॉडी में एक इमरजेंसी कंडीशन आ गई है जो आपको बोल रही है कि वहां से भागो। और भागने के लिए क्या चाहिए आपको? भागने के लिए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट जल्दी जल्दी तब होंगी जब मसल्स को खूब सारी एनर्जी मिलेगी, एटीपी मिलेगा। जल्दी जल्दी एटीपी कब बनेगा? जब खूब सारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तब होगा जब क्या होगा? ऑक्सीजन। मतलब बॉडी मसल्स को खूब सारे ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन ज्यादा कब मिलेगा? जब आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ जाए तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा। अब पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ाया, ऑक्सीजन गया ब्लड में, और ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट। तो हार्ट को भी तो ज्यादा ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा। मतलब हार्ट रेट भी क्या करना होगा? बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, है ना? ये सब क्यों हो रहा है? ताकि हम उस इमरजेंसी कंडीशन से या तो भागे या उससे लड़ पाए। ठीक, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको। तो याद रखिएगा, ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट एंड फाइट एंड फ्लाइट लिखते हैं, वैसे तो फ्लाइट एंड फाइट भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं लिखती हूं फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, या कहीं कहीं आपको दिखा होगा 3F रेस्पॉन्स, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। फ्राइट मतलब फियर, डर, है ना? तो फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट एक ही बात है। इन सबको हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी कंडीशन। कौन करवाएगा? सिंपैथेटिक। ठीक, याद रखिएगा। जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो सिंपैथेटिक के क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक, देखिए, वैसे तो मैं आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगी, पर यहां पे एक ट्रिक आपको बताती हूं कि वो सारे फंक्शन जो आपको याद रखने हैं जो पैरासिम्पैथेटिक प्रमोट करता है। कौन? पैरासिम्पैथेटिक। वो फंक्शंस क्या है? तो फंक्शन है स्टड। कौन से फंक्शंस पैरासिम्पैथेटिक प्रमोट करता है? स्टड, सलाइवेशन, टीयर फॉर्मेशन, यूरिनेशन, डाइजेशन एंड डेफिकेशन। कौन प्रमोट करता है? पैरासिम्पैथेटिक। तो इसको इनहिबिट करने का काम कौन करेगा? सिंपैथेटिक, क्योंकि दोनों का फंक्शन क्या है? ऑपोजिट। चलिए, वो काम की बात नहीं है यहां पर ऐसे ही मैंने बता दिया, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो पैरासिम्पैथेटिक के भी पता होने चाहिए थोड़े बहुत। पर हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो जब भी फाइट एंड फ्लाइट टाइप का रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा बॉडी में, हार्ट रेट को क्या करना है? बढ़ाना है। और आपको पता है फाइट एंड फ्लाइट टाइप के रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? सिंपैथेटिक। तो हार्ट रेट को बढ़ाने का काम कौन करेगा? सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम causes increase in heart rate। जल्दी से बताइए, अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो क्या कार्डियक आउटपुट पे कोई असर पड़ेगा? आपको पता है कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता था स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट।
तो अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, मतलब इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर इंक्रीजेज कार्डियक आउटपुट। साथ ही साथ इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इतनी ताकत से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी इंक्रीज करेगा कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ठीक उल्टा काम कौन करेगा भैया? तो ये करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल हम बोलते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी के लिए। किसके लिए? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी कौन करता है रेगुलेट? पैरासिम्पैथेटिक। साथ ही साथ स्टड को भी क्या करता है? ये प्रमोट करता है। स्टड का डिस्कशन बाद में हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? हार्ट रेट को बढ़ाएगा या कम करेगा? तो आप बोलेंगे मैम सिंपैथेटिक बढ़ा रहा था तो पैरासिम्पैथेटिक कम करेगा, तो इट डिक्रीजेज हार्ट रेट। और याद रखिएगा मेडिकल टर्मिनोलॉजीज जो कि इंक्रीज्ड हार्ट रेट के लिए एप्लीकेबल है उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। इंक्रीज्ड हार्ट रेट का मतलब क्या होता है? टैकीकार्डिया। इंक्रीज्ड हार्ट रेट का मतलब टैकीकार्डिया, डिक्रीज्ड हार्ट रेट का मतलब ब्रैडीकार्डिया। ऐसे याद रख सकते हैं। टैकी मतलब टी आया, मतलब टी से होता है टावर, टावर मतलब ऊंचा होता है, मतलब बढ़ रहा है। तो इंक्रीज्ड हार्ट रेट मतलब टैकीकार्डिया, इसका उल्टा ब्रैडीकार्डिया। क्लियर है क्या इतनी बात? चलिए, क्योंकि कभी कभार इन टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूजन होता है ना। अब बात करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन की, है ना। तो याद रखिएगा दो हार्मोन्स, एक है आपके एपिनेफ्रिन और दूसरे हैं आपके नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जिसका दूसरा नाम होता है बच्चा एपिनेफ्रिन, ऑल्सो नोन एज एड्रेनालिन, and norepinephrine is also known as noradrenaline। ठीक है क्या? बच्चों को कंफ्यूजन यहां ये होती है भैया कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, एपी के आगे नॉर लग गया मतलब इन दोनों का फंक्शन जो है वो ऑपोजिट होता होगा। ये सही नहीं है, दोनों ही सिमिलर टाइप के इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है क्या? तो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन बोल रहे हैं ना बच्चा, मतलब कोई ना कोई एंडोक्राइन ग्लैंड इसको सिक्रीट करती होंगी। तो याद रखिएगा दीज आर एक्चुअली दे आर सिक्रीटेड बाय अड्रीनल ग्लैंड। और अड्रीनल ग्लैंड में क्या होता है? अड्रीनल ग्लैंड को अगर आप कट ओपन करके देखेंगे तो आपको बाहरी हिस्सा दिखाएगा, कहलाएगा अड्रीनल कॉर्टेक्स, अंदर का हिस्सा दिखेगा, कहलाएगा अड्रीनल मेड्यूला। तो ये जो हार्मोन्स हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, दे आर सिक्रीटेड बाय अड्रीनल मेड्यूला। तो मैंने लिखा है दे आर सिक्रीटेड बाय एड्रीनल मेड्यूला। घबराए नहीं, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, अड्रीनल मेड्यूला। साथ ही साथ एक और हार्मोन याद रखिए, थायरॉक्सिन। एक और हार्मोन कौन? थायरॉक्सिन। और आपको पता है थायरॉक्सिन कौन बनाने का काम करता है? थायरॉक्सिन बनाने का काम करता है अगेन एक दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है? थायराइड ग्लैंड। बिल्कुल आपके ट्रेकिया के पास प्रेजेंट होता है ना।
तो ये सारे हार्मोन जो हैं हमारे, इन सारे हार्मोन की वजह से, इन सब की वजह से क्या होने वाला है? हार्ट रेट बढ़ने वाला है। ये सब क्या करते हैं? हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। मतलब क्या प्रमोट करते हैं? टैकीकार्डिया प्रमोट करते हैं। क्लियर है क्या? चल, एक और बात बता दूं आपको, एनसीईआरटी में मेंशन है, क्योंकि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने हार्ट रेट को बढ़ाया है ना, ऐसे नोड को स्टिमुलेट कर रहा होगा। बोल रहा होगा भैया तू नॉर्मली इतना नर्व इंपल्स फायर करता है और फायर कर, क्योंकि जरूरत है ना। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए या पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होना चाहिए, बॉडी में कब कौन सा ट्रिगर होना है, इसको भी रेगुलेट करने के लिए एक सेंटर मौजूद है ना। और वो सेंटर जिसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। कार्डियो मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब ब्लड से रिलेटेड है। तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो कि ये रेगुलेट करता है कि भैया सिंपैथेटिक जाके हार्ट रेट को बढ़ाए या पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को कम करे, कब कौन सा फंक्शनल होना है, इसको रेगुलेट करने के लिए कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। एंड दैट सेंटर इज प्रेजेंट इन मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। क्लियर है क्या बच्चा? तो ये रहा आपका पूरा का पूरा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। चलिए, आई होप रेगुलेशन आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ, विच इज कार्डियक डिसऑर्डर। ठीक, चल सबसे पहले बात करेंगे हम हाई ब्लड प्रेशर की। ठीक, वन ऑफ द डिसऑर्डर्स है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, विच इज हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर पढ़ने से पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर पढ़ लेते हैं, है ना। ठीक, चलिए हाई ब्लड प्रेशर भी पढ़ाऊंगी, पहले पढ़ते हैं हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ना बच्चा, या कोई भी ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं measured by instrument called sphygmomanometer. That instrument that measures the blood pressure is called as sphygmomanometer. ठीक, अब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है आपने देखा ही होगा, ऐसा लिखा होता है 120/80, ऐसा आपने देखा होगा लिखा हुआ। ठीक, इसका मतलब क्या है? 120 और 80 का मतलब क्या है? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर में दो कंपोनेंट्स होते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट्स। ठीक, एक कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। क्या? सिस्टोलिक प्रेशर। और एक कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो जो ज्यादा वाली वैल्यू है, जो 120 आपको दिख रही है, दैट इज व्हाट? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये 120/80 जो आप लिखते हैं, इसमें 80 क्या है? डायस्टोलिक, और 120 क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक, समझिएगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है। सिस्टोल का मतलब पता है ना आपको, जब हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। डायस्टोल का मतलब जब हार्ट क्या करता है? रिलैक्स। तो याद रखिएगा, जब आपका हार्ट, समझिए, जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, हार्ट क्या कर रहा है? रिलैक्स, मतलब हार्ट ने ब्लड पंप नहीं किया है अभी। तो जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है मतलब डायस्टोल कर रहा है, तो आपकी जो आर्टरी है उसमें ब्लड है, और अगर ब्लड है तो ब्लड की वजह से आर्टरी की वॉल पे प्रेशर लग रहा होगा, तो आप बोलेंगे कुछ ना कुछ ब्लड प्रेशर होगा। कब? जब हार्ट क्या कर रहा है? डायस्टोल।
तो उस रिलैक्सिंग कंडीशन में जो हार्ट जब डायस्टोल कर रहा है तो आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक। पर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या एक झटके से ब्लड को पंप करेगा, बिल्कुल। और जब एक झटके से ब्लड को पंप करेगा मतलब ब्लड जो है आपके आर्टरी में गया है, और जब गया है तो क्या प्रेशर आपको लगता है बढ़ना चाहिए? तो आप बोलेंगे बिल्कुल मैम, हार्ट ने एकदम बिल्कुल झटके से कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को कहां भेजा है, आर्टरी में। मतलब आर्टरी में जो ब्लड आया होगा उसमें एक जर्क आया होगा, और उस जर्क से जो ब्लड आया है उसने अचानक से जब हार्ट सिस्टोल किया तो आर्टरी के अंदर जो ब्लड आया उस ब्लड में प्रेशर को बढ़ा दिया। मान लीजिए जब डायस्टोल कर रहा था तो 80 प्रेशर था, और जब झटके से ब्लड आया तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, 120। मतलब कितने का इजाफा हुआ है, कितने की बढ़ोतरी हुई है, 40। और वो अचानक से 80 से 120 होने पर वो 40 mmHg की जो बढ़ोतरी हुई है ना बच्चा, दैट इज एक्चुअली फेल्ट एज पल्स। जैसे आप देखते हैं ना कि कहीं कहीं पे है ना, जैसे मान लेते हैं आपके इस एरिया में भी आप अगर फिंगर्स प्लेस करें तो यू कैन फील द पल्स, बोलते हैं। पल्स का मतलब जब हार्ट ने ब्लड पंप किया तो ब्लड आर्टरी में कैसे गया है, जर्क से, और वही जर्क पल्स के फॉर्म में आपको फील होता है। तो बताइए आपको क्या एक कार्डियक साइकिल में हार्ट एक बार ब्लड पंप करता है? तो आप बोलेंगे यस। मतलब जितने कार्डियक साइकिल्स 1 मिनट में होती हैं उसी को हार्ट रेट बोलते हैं। और हार्ट रेट कितना होता है, मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स। मतलब कितनी बार हार्ट पंप करेगा, 72 टाइम्स। कितनी बार जर्क होगी, 72 टाइम्स। मतलब ये जो पल्स रेट होगा दैट वुड बी इक्वल टू हार्ट रेट। तो हम बोलते हैं बच्चा कि पल्स प्रेशर वुड बी इक्वल टू, जब नॉर्मल था तो 80 था, झटके से फेंका तो 40 की बढ़ोतरी हुई, क्या हो गया अब टोटल 120 हो गया। पहले 80 था अब 120 हो गया, कितनी की बढ़ोतरी हुई, 40, और उसी को क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर वुड ऑलवेज बी इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, याद रखिएगा। और यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या हो जाएगा, 120 mmHg माइनस 80 mmHg, तो वुड बी इक्वल टू 40 mmHg। ठीक है क्या? और एक और चीज कि जो आपका पल्स रेट है दैट वुड बी इक्वल टू हार्ट रेट। क्लियर बच्चा? चलिए, तो ये तो नॉर्मल बीपी की बात हो गई। पर अगर इस नॉर्मल से ब्लड प्रेशर क्या हो, ज्यादा, और ऐसा नहीं है कि एकदम थोड़े वक्त के लिए ज्यादा हुआ तो हमने बोल दिया हाइपरटेंशन हो गई, नहीं। आपके बॉडी में भी आप एकदम हेल्दी हैं और थ्रू आउट अगर डे आप मेजर करें तो आपका ब्लड प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है, हमेशा 120/80 रहे, ऐसा नहीं है। जब आप एक्सरसाइज करते होंगे तो हो सकता है ब्लड प्रेशर ज्यादा होता। पर हम क्या बोल रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर तब बोलेंगे जब ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड बहुत सस्टेन्ड हो, बहुत लंबे समय तक के लिए ये ब्लड प्रेशर बढ़ा ही रह रहा है उस इंडिविजुअल के अंदर, तो बोलेंगे उनको क्या है, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। तो कितना बढ़े तो बोलेंगे हाइपरटेंशन, तो आप बोलेंगे कि अगर सिस्टोलिक 140 या उससे ज्यादा हो जाए, कितना हो जाए, सिस्टोलिक 140 या उससे ज्यादा, और डायस्टोलिक 90 या उससे ज्यादा हो जाए, है ना। नॉर्मल कितना होता है सिस्टोलिक 120, पर अगर सिस्टोलिक 140 या उससे ज्यादा हो जाए, डायस्टोलिक नॉर्मल कितना होता है 80, पर अगर 90 या उससे ज्यादा हो जाए और ये लंबे समय तक किसी इंडिविजुअल के अंदर परसिस्ट करे तो हम बोलेंगे उस इंडिविजुअल को क्या है, हाइपरटेंशन। बस यही बात एनसीईआरटी लिखती है यहाँ पर। साथ ही साथ एनसीईआरटी लिखती है कि इस हाइपरटेंशन की वजह से अलग अलग ऑर्गन को हानि, क्षति पहुंच सकती है। इट कैन लीड टू ऑर्गन फेलियर ऑल्सो।
तो आपको पता है हाइपरटेंशन से क्या हो सकता है भैया, हाइपरटेंशन से फॉर एग्जांपल अगर बहुत हाई प्रेशर में कैपिलरीज वगैरह में ब्लड जाएगा तो कैपिलरी रप्चर भी हो सकती है, इसी को हेमरेज बोलते हैं। हेमरेज मतलब रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक, तो ये बात हो गई आपके हाई ब्लड प्रेशर की। जल्दी से जाते हैं अगले टॉपिक पे, अगला डिसऑर्डर विच इज कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। देखिए यहां पे बहुत सारे डिसऑर्डर्स एनसीईआरटी ने लिखे हैं। एक तो आपको दिख रहा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक, एक डिजीज आपको दिख रहा है एंजाइना, दिख रहा है क्या, एक है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एक है एंजाइना, एक बिल्कुल साफ साफ लिखा है हार्ट फेलियर। पर कुछ डिसऑर्डर यहीं पे चुपके से लिख दिया एनसीईआरटी ने, दोज डिसऑर्डर्स आर, देखिए जरा, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। देख रहे हैं आप, बारीकी से पढ़नी होती है एनसीईआरटी। तो ये सारे डिसऑर्डर्स मैं स्टेप बाय स्टेप अभी आपको समझाने वाली हूं। ठीक, चलिए समझते हैं बच्चा, बिल्कुल सिंगल स्ट्रेच में सारे डिसऑर्डर समझते हैं। सबसे पहले बताऊंगी मैं आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी, अब तक तो आपको पता चल गया होगा ना, कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी होती है, वो आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको पहुंचाने वाली है, हार्ट को। ठीक, देखिए ये जो मैंने बनाया है बच्चा, दिस इज नथिंग बट अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ योर कोरोनरी आर्टरी। आपको पता है कि कोई भी ब्लड वेसल्स है तो सिलेंड्रिकल ही होगा, है ना। मान लेते हैं ये ब्लड वेसल है, आपने इसको इस तरीके से कट किया, और जब कट करके ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, सर्कुलर आउटलाइन का ही दिखेगा ना। तो दिस इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ठीक, पहले समझते हैं, जब भी आपके बॉडी में जो बैड कोलेस्टेरॉल है, मैंने आपको पढ़ाया था ये आपके कार्बोहाइड्रेट नहीं, मैंने आपको पढ़ाया था ये लिपिड में, है ना। बायोमोलिक्यूल जब पढ़ रहे थे तो लिपिड में हमने सीखा था कि हमारे पास अलग अलग टाइप के कोलेस्ट्रॉल्स, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, है ना। मैंने लाइपोप्रोटीन्स में ये समझाए थे आपको कि वी हैव हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, है ना। तो हमने हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि ये क्या करते हैं, कोलेस्टेरॉल को लिवर की तरफ ले जाते हैं और लिवर उस कोलेस्ट्रॉल का खात्मा करती है ना, चाहे कैसे भी करे। पर जो बैड कोलेस्ट्रॉल किसको बोला था, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि ये कहां जाता है, ब्लड वेसल्स की तरफ जाता है, आर्टरी में जाकर जमा होने लगता है। तो ये कोलेस्टेरॉल, कुछ कैल्शियम सॉल्ट्स, इन सबका अगर जमावड़ा होने लगेगा, ये जब डिपॉजिट करने लगेंगे आर्टरी की वॉल्स में, तो आर्टरी के वॉल में इनके डिपॉजिशन की वजह से आप देख सकते हैं कि आर्टरी के वॉल में इनके डिपॉजिशन की वजह से जो आर्टरी का ल्यूमेन होता है वो क्या होना चाहिए बच्चा, तो ल्यूमेन वुड बी नैरो। ल्यूमेन नैरो हो गया तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपके पास एक दरवाजा है, एक दरवाजा जो कि बहुत ज्यादा चौड़ा है, विथ बहुत ज्यादा है, तो पर यूनिट टाइम में हो सकता है 5 लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। पर अगर दरवाजा आपका नैरो है तो हो सकता है कि केवल एक ही इंसान एंटर और एग्जिट कर सकता है एक टाइम पर। तो ठीक वैसे ही अगर आर्टरी का ल्यूमेन नैरो हो जाता है तो पर यूनिट टाइम में ब्लड फ्लो क्या, ब्लड सप्लाई क्या हो जाता है, कम। तो जब आर्टरी के वॉल में कोलेस्ट्रॉल वगैरह के डिपॉजिशन से उसकी वॉल नैरो हो जाती है तो ये कंडीशन कहलाती है अथीरोस्क्लेरोसिस। इस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, अथीरोस्क्लेरोसिस। और ये अथीरोस्क्लेरोसिस किसी भी आर्टरी में हो सकती है। अगर ये कोरोनरी आर्टरी में हो गया है तो हम ऐसे अथीरोस्क्लेरोसिस को बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसके बारे में आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ना, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है बच्चा, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज वो अथीरोस्क्लेरोसिस है जो कहां हुआ है, कोरोनरी आर्टरी में। मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज नथिंग बट दी, लिख लेते हैं इसको, अथीरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी।
और एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम सॉल्ट्स, इन सब का डिपोजिशन होता है आर्टरी के ल्यूमेन में। और अगर आर्टरी के ल्यूमेन में इनका डिपोजिशन हुआ तो ल्यूमेन क्या हो गया? नैरो। ल्यूमेन बिकम्स नैरो, है ना। इस डिपॉजिट को ही, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, इन सब के डिपॉजिट को ही मैंने बोला है प्लाक। क्या बोलते हैं? प्लाक। तो मैंने आपको समझाया कि इस प्लाक के होने से ल्यूमेन नैरो हुआ और ल्यूमेन के नैरो होने से ब्लड सप्लाई क्या हो गया? कम हो गया। कोरोनरी आर्टरी क्या कर रही थी बच्चा? कोरोनरी आर्टरी कर रही थी आपके हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। पर अगर हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड एम्पल अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में अगर नहीं मिलेगा तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं, जब हार्ट की मसल्स को adequate amount of blood is not supplied, then that condition is called as myocardial ischemia. That condition is called as myocardial ischemia. याद रखिएगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया, जब आप इस्कीमिया पढ़ते हैं तो इस्कीमिया में आपको कम जैसा कुछ लग रहा है क्या? इस्कीमिया मतलब कम, क्या? कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू किसको? हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स को कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हुआ, क्या कहा? मायोकार्डियल इस्कीमिया। आगे मैं आपको मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी पढ़ाऊंगी, है ना। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको मायोकार्डियल इस्कीमिया बोलते हैं, किसको इन्फाक्शन बोलते हैं। तो मैंने आपको सिखाया मायोकार्डियल इस्कीमिया में कम आ रहा है, मतलब कम O2 रिच ब्लड का सप्लाई किसको हो रहा है? कार्डियक मसल्स को। ठीक, इस मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से आपके चेस्ट रीजन में एक अक्यूट, बहुत सीवियर पेन फील होता है और इसी को हम बोलते हैं, दिस पेन इन द चेस्ट रीजन इज कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस। क्या बोलते हैं इसको? एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना का मतलब होता है पेन और पेक्टोरिस वर्ड होता है आपके चेस्ट रीजन के लिए। तो एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब पेन इन चेस्ट रीजन, पेन इन चेस्ट रीजन। ठीक, वन थिंग इज लीडिंग टू अनदर, अनदर वुड लीड टू अनदर, है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुआ जिसकी वजह से कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम मिला, जिसको हमने बोला मायोकार्डियल इस्कीमिया, और मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से चेस्ट में पेन होता है, कहलाएगा एंजाइना पेक्टोरिस। अब देखिए, अगर कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम दोगे तो क्या लगता है, कार्डियक मसल्स जितनी कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए थी उतनी कर पाएंगी क्या? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, व्हेन यू आर डिवॉइड ऑफ एनर्जी, जब आपके बॉडी में ऐसा लगता है कि यू आर नॉट हैविंग दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल, तो क्या आप अच्छे से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। तो ठीक वैसे ही अगर कार्डियक मसल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो जितना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट हार्ट को जितना करना था उतना नहीं होगा, तो अगर कॉन्ट्रैक्शन वीक होगा तो जितना ब्लड पंप करना चाहिए था उतना ब्लड पंप हार्ट नहीं कर पाएगा। आपको पता है कि हर कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है जिसमें कि हर वेंट्रिकल के द्वारा लगभग 70 ml ब्लड पंप किया जाता है, और इतने ब्लड से आपके बॉडी का काम एकदम सही सलामत चलता है। अगर वेंट्रिकल बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो हो सकता है 70 से कम, हो सकता है 30 ml ब्लड ही पंप कर पाए, और अगर थोड़ा ब्लड जा रहा है ऑर्गन में तो थोड़ा ही ऑक्सीजन तो जा रहा है, और ऑक्सीजन अगर कम जा रहा है मतलब आपके अलग अलग ऑर्गन्स में आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन की कमी, दैट इज हाइपोक्सिया। और इस हाइपोक्सिया की वजह से आपके ऑर्गन्स में एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, मेटाबॉलिज्म वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो हम बोलेंगे कि जब हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कम किया तो हार्ट ने जितना ब्लड पंप करना था, हार्ट उतना ब्लड पंप अब नहीं कर पा रहा है। बॉडी की जितनी डिमांड थी उतना ब्लड पंप हार्ट नहीं कर पा रहा है,
मतलब हार्ट अपने काम को करने में फेल हो गया, और इसी को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया leads to myocardial ischemia leads to, तो आप बोलेंगे it leads to heart failure। हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट इज अनेबल टू, लिख देती हूं, हार्ट fails to pump the blood that meets body demand। बॉडी की डिमांड के मुताबिक हार्ट उतना ज्यादा ब्लड पंप करने में सक्षम नहीं। अच्छा, जब हार्ट की मसल्स को आप बहुत कम 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 ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से क्या हो गया है? कम। तो क्या होगा इससे? क्या धीरे धीरे हार्ट के मसल्स जो हैं वो थकने लगेंगे, और थकने लगेंगे तो हुआ है क्या? हार्ट फेलियर। और कोई चीज अगर बहुत दिनों तक थकी हुई है तो हो सकता है देयर माइट बी अ चांस दैट आफ्टर सम टाइम दोज सेल्स वुड बिकम डेड। तो आपके हार्ट के अलग अलग रीजन्स पे क्या होने लगेंगे? हार्ट सेल्स जो हैं, कार्डियक मसल सेल जो हैं, वो क्या होने लगेंगी? डेड होने लगेंगी। और अलग अलग जगहों पर जब वो डेड होने लगेंगी तो कुछ टाइम के बाद स्कार डेवलप होने लगेगा, और इसी को आप बोलते हैं बच्चा हार्ट अटैक। तो मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज से देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज से ही एक और चीज क्या हो गई है? हम बोल सकते हैं दैट इट also leads to क्या? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब क्या हो रहा है? हार्ट अटैक का मतलब है डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यूज, कार्डियक मसल्स। याद रखिएगा हार्ट अटैक के लिए एक और टर्मिनोलॉजी होती है ना? और हम बोलेंगे हार्ट अटैक का दूसरा नाम इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है क्या? तो मायोकार्डियल इस्कीमिया एंड इन्फार्क्शन में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ठीक, एक और चीज है, हमने पढ़ा हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, एक होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब जब हार्ट पूरी तरीके से बीट करना क्या कर दे? बंद कर दे। तो उसी को आप क्या बोलेंगे? कार्डियक अरेस्ट। ठीक, चलिए, तो ये मैंने आपको बिल्कुल एक सिंगल स्ट्रेच में सारे डिसऑर्डर समझा दिए बच्चा। एक बार वापस से हम एनसीईआरटी के उस पैराग्राफ पे जाते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में एनसीईआरटी लिखती है दैट कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस affects the vessels that supply blood to the heart muscle. It is caused by deposit of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue which makes the lumen of arteries narrower. Clear? चल,
फिर आता है एंजाइना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस। और एंजाइना पेक्टोरिस में बोलता है एनसीईआरटी कि अ सिम्टम ऑफ अक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो enough oxygen is reaching the heart muscles. Angina can occur in men and women of any age. चलिए समझ लिया हमने। हार्ट फेलियर देखिए जरा। हार्ट फेलियर means the state of a heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of body. It is sometimes called congestive heart failure. क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स। कंजेशन ऑफ लंग का मतलब क्या होता है ना, क्योंकि हम हार्ट फेलियर को उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। हार्ट फेलियर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, है ना, उतना आपको पढ़ना नहीं है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो पढ़ेंगे डिटेल में, पर अभी के लिए बस इतना समझिए कि हार्ट फेलियर की वजह से अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में जो है वो ब्लड क्या हो जाती हैं, जमा होने लगती है। ठीक, हार्ट कम ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट को कम ब्लड मिल रहा है, कम पंप कर रहा है, कम ब्लड मिल रहा है, कम पंप कर रहा है, तो जो बचा हुआ ब्लड है वो कहाँ जमा हो रहा है, अलग अलग ऑर्गन्स में। और जब ज्यादा देर के लिए ब्लड ऑर्गन्स में ठहर रहा है तो ब्लड कैपिलरी से ब्लड लीक हो रहा है, और जब लीक हो रहा है तो टिश्यू के आसपास इर्द गिर्द जमा होगा, और आसपास टिश्यू में जब वो जमा होगा तो कॉज करेगा स्वेलिंग, और इसी को आप बोलते हैं ईडेमा। इस स्वेलिंग को ही आप क्या बोलते हैं, ईडेमा। और यही ईडेमा अगर कहां हो जाए, अगर आपके लंग्स में हो जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजेशन ऑफ लंग्स। कंजेशन, कंजेशन मतलब किसी चीज का की रुकावट हो गई है, किसकी, ब्लड की, और जब ब्लड रुकेगा तो लीक होगा टिश्यू में और कॉज करेगा ईडेमा, स्वेलिंग। तो हार्ट फेलियर के दौरान बहुत सारे अलग अलग साइट पर, जैसे पैर में आपको देखने को मिलेगा, लंग एरिया में, इन सब में क्या होने वाला है, ईडेमा दिखने वाली है। क्लियर है क्या? चलिए, हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज अ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है, व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। और हार्ट अटैक, हार्ट अटैक जिसको हमने क्या बोला था बच्चा, हार्ट अटैक जिसको हमने बोला था मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इनएडिक्वेट मतलब जितना जरूरत है उतना ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं मिल पा रहा। चलिए, तो मायोकार्डियल इस्कीमिया हमने क्या बोला था, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को कम मिल रहा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से, तो क्या बोला, मायोकार्डियल इस्कीमिया। रीजन क्या हो सकता है, तो मैंने पहला रीजन लिखा है मायोकार्डियल इस्कीमिया का, सीएडी। सीएडी का मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को कम मिल रहा है, इसका एक कारण इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अनदर रीजन फॉर लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड to heart muscles can be coronary thrombus. coronary thrombus, coronary word मतलब कोरोनरी आर्टरी में हुआ है। थ्रोम्बस का मतलब होता है जब बॉडी के अंदर क्लॉट्स होने लगे, है ना, ब्लड क्लॉटिंग हमने पढ़ा था ना। तो अगर इंटरनली किसी भी ब्लड वेसल में अगर क्लॉट बनने लगे, हो सकता है लोकल ट्रॉमा, इंजरी, इन सब की वजह से, हो सकता है स्ट्रेस की वजह से। तो अगर थ्रोम्बस बने, थ्रोम्बस मतलब क्लॉट, तो अगर थ्रोम्बस कोरोनरी आर्टरी में आ गया, ठीक वैसे ही जैसे मान लेते हैं कि ट्यूब में एक पत्थर आके अटक गया, तो थ्रोम्बस अगर कोरोनरी आर्टरी में आके बन गया तो क्या करेगा भैया, वो क्या करेगा, आर्टरी में जो ब्लड सप्लाई होगा उसके फ्लो को हिंडर करेगा, रोकेगा। इसकी वजह से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई क्या हो जाएगा बच्चा, कमी हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे मैडम अगर ये थ्रोम्बस आ गया तो थ्रोम्बस को रास्ते से हटा दो, रास्ते में अगर पत्थर आ गया है तो पत्थर को रास्ते से हटा दो। बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो अगर आपको थ्रोम्बस को हटाना है तो उसका ट्रीटमेंट होगा थ्रोम्बस ब्रेक कर दो, मतलब क्लॉट को तोड़ दो, हटा दो। और क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हमारे पास एक है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसको बोलते हैं क्लॉट बस्टर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्लास 12th में आप पढ़ते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बनाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो क्या करता है, क्लॉट बस्टर। इसके अलावा एक और है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं फैक्टर को टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। दो फैक्टर्स हैं, एक है स्ट्रेप्टोकाइनेज और एक है टीपीए, जिसको बोलते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। और ये दोनों के दोनों क्या करते हैं बच्चा, ये दोनों के दोनों रिमूव्स
किसको? क्लॉट को, या क्लॉट जिसको हम क्या नाम देते हैं? थ्रोम्बस। क्लियर है क्या इतनी बात? अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई है, अगर ल्यूमेन में कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत जमा हो गया है और बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है आर्टरी के अंदर, तो क्यों ना रास्ता ही बदल दिया जाए, है ना? आप जब भी मान लेते हैं रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैफिक जैम लग गया, तो आप क्या सोचते हैं कि अगर कोई दूसरा रास्ता है तो वही रास्ता पकड़ लें, है ना, जहां पर ज्यादा ट्रैफिक ना हो। ठीक वैसे ही अगर यहां पर कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमेन में खूब सारा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो आप क्या कर दोगे? आप बोलोगे ब्लड को कि भैया ब्लड तुम इधर से नहीं जाओ, एक दूसरा एक्सेसरी ट्यूब लगा दोगे जो ब्लड के रास्ते को क्या कर दे? बदल दे, और वो कहां चला जाए? हार्ट की मसल्स तक पहुंच पाए। इसी को हम बोलते हैं कि ब्लड के फ्लो को आपने क्या कर दिया? बाईपास कर दिया, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। और यही सर्जरी जो होती है वो कहलाती है बाईपास सर्जरी। ठीक? तो इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज को ट्रीट करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। वन ऑफ द प्रोसीजर्स इज बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी भी होता है, ये सब आप सुनते होंगे, है ना बच्चा? चलिए, तो ये रहे कुछ डिसऑर्डर्स। बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको हार्ट अटैक पढ़ा दिया है, दोबारा नहीं लिखूंगी। मैंने आपको कार्डियक अरेस्ट भी पढ़ा दिया है, दोबारा नहीं लिखूंगी। ठीक, मैं आपको पढ़ाना चाहती हूं हार्ट मरमर्स। मरमर्स, है ना, मुरमुरा नहीं है, हार्ट मरमर्स है। हार्ट मरमर का मतलब क्या होता है? क्या मैंने आपको कार्डियक साइकिल पढ़ाया था? क्या मैंने आपको वहां बोला था कि जब हमारे वैल्व्स बंद होते हैं, चाहे वो एवी वैल्व हो चाहे वो सेमिल्यूनर वैल्व हो, इनके बंद होने से हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। एवी वैल्व के बंद होने से प्रोड्यूस होता है फर्स्ट हार्ट साउंड लब, सेमिल्यूनर के बंद होने से प्रोड्यूस होता है सेकंड हार्ट साउंड व्हिच इज डब। तो जब भी नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में हार्ट में कार्डियक साइकिल हो रही है, हार्ट बीट कर रहा है, तो केवल लब डब लब डब लब डब सुनाई देगा आपको, जिसको कि आप सुनते हैं स्टेथोस्कोप की मदद से। किससे सुनते हैं? स्टेथोस्कोप की मदद से, है ना? हार्ट धक धक नहीं करता है, लब डब करता है ना भैया। पर अगर आप स्टेथोस्कोप की मदद से किसी ऐसे इंडिविजुअल्स में हार्ट साउंड चेक करें जिसके वैल्व्स थोड़े से हो गए हैं फॉल्टी, मतलब खराब हो गए, मतलब जब वो बंद होंगे तो पूरी तरीके से बंद नहीं होंगे। वैल्व क्यों बंद हो रहे थे? ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, है ना। एवी वैल्व बंद हो रहे थे ताकि वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड बैक फ्लो ना करे जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा था। एसएल वैल्व, सेमिल्यूनर वैल्व्स कब बंद हो रहे थे? जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा था। तो ये इस बात को इंश्योर कर रहा था कि ब्लड एयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से वापस से वेंट्रिकल में ना गिर जाए, मतलब बैक फ्लो को रोक रहा था ये वैल्व। पर अगर ये वैल्व पूरी तरीके से बंद नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ये वैल्व पूरी तरीके से बंद नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा ब्लड बैक फ्लो करता रहेगा, और जब ब्लड बैक फ्लो करेगा तो एक सरसराहट की आवाज आएगी, फुसफुसाहट की आवाज आएगी, और फुसफुसाने को बोलते हैं मरमरिंग। तो हार्ट में ये जो फुसफुसाने की आवाज आ रही है क्योंकि हार्ट के वैल्व्स पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हार्ट मरमर्स। क्लियर है क्या? चलिए, तो लिख लेते हैं इसको। ड्यू टू फेलियर ऑफ हार्ट valves to close completely। ठीक है क्या? Due to failure of heart valves to complete close completely, हम बोलेंगे some backflow occurs and heard as heart murmurs।
क्लियर है क्या इतनी बात? चल, तो एनसीईआरटी में जितने डिसऑर्डर्स थे हमने इसको कवर कर लिया है ना। पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं बिल्कुल काम की चीजें आपको रिवाइज करवा रही हूँ, है ना बच्चा। तो हमारा ये जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन यहाँ पे आकर खत्म होता है। आज हमने जो भी बची खुची चीजें थी इस चैप्टर की वो बिल्कुल समझ डाली, पढ़ डाली, इसको कंप्लीट किया, रिवाइज किया। आपके एंड से आई होप आप क्वेश्चंस बना रहे होंगे, एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे। अगला चैप्टर जो हम रिवाइज करने वाले हैं दैट वुड बी, आपको पता ही है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बाद कौन सा चैप्टर आता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। क्लियर है क्या बच्चा? चलिए, तो उस चैप्टर को भी हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और बारी बारी से उस चैप्टर को भी हम समझेंगे। चलिए, आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। आप अपने एंड से पढ़ते रहें, समझते रहें। जहां भी डिफिकल्टी आए आपको, आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं। हर रोज या नहीं तो बहुत रेगुलरली आपको ऑरस एकेडमी के चैनल पे रिवीजन सीरीज के अंदर हर टॉपिक्स के, है ना, अगर मैं जोलॉजी की बात करूँ तो जोलॉजी में टाइम दर टाइम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, है ना, आपको चीज़ें, लेक्चर्स अवेलेबल करवाई जा रही हैं। फिजिक्स में भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाई जा रही हैं। केमिस्ट्री का भी लेक्चर आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, है ना। तो हम सारे सब्जेक्ट को बारी बारी से समझेंगे, सीखेंगे, रिवाइज करेंगे, है ना। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच बच्चा।